Hello students, welcome back to my channel. Today we'll solve some miscellaneous questions of P block element chapter. Questions that I have taken, ये आपके sample papers से मैंने pick किए हैं ये questions. So let's get started. First question is, which of the following has highest ionization enthalpy? Okay, ionization enthalpy क्या होती है? Ionization enthalpy होती है कि आपके outer most electron को remove कराने के लिए जितनी energy आपको देनी पड़ती है उसे हम कहते हैं ionization enthalpy. अगर ये electron easily remove हो जाएगा तो less ionization enthalpy देनी पड़ती है. अगर ये easily remove नहीं होगा तो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है. तो वी से कि इट हैज हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी. हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी आपका तभी आएगा जब ये इलेक्ट्रॉन नहीं निकलना चाहेगा. ओके, लेट्स सी इनमें से किसका होगा. सबका पहले अगर हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दें तो दिस इज 2s2 2p3. ओके, दिस इज 3s2 3p3. This is 2s2 2p4 3s2 3p4. ओके, अब अगर हम इसको बनाएं, ये आपका 2s2 एंड 2p3 है. सिमिलरली ये भी हो जाएगा. इसकी अगर आप बात करें, दिस इज 2s2 2p4. ओके, अब इन दोनों में ध्यान से देखिए. अगर आपको यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने को कहा जाए, मान लीजिए ये वाला इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने को कहा जाए, तो आफ्टर रिमूवल आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो ये हो जाएगा, राइट. अगर सिमिलरली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपसे ये वाला इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने को कहा जाए कि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कराइए, तो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन होगा वो ये होगा. तो अगर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे पहले हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, एंड वी नो हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आर मोर स्टेबल. बट आफ्टर रिमूवल जिसका हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है वो डिस्टर्ब हो जा रहा है, ठीक है. पहले हाफ फिल्ड है, मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है. आफ्टर रिमूवल इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो हाफ फिल्ड नहीं रही है एंड स्टेबिलिटी घट गई है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो नहीं निकलना चाहेगा. जब नहीं निकलना चाहेगा तो यानी आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है. अब इस वाले में आते हैं. यहाँ पे देखिए, पहले आपका 4 है तो नॉट हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, नॉट हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है. बट जैसे ही आपने इलेक्ट्रॉन रिमूव कराया, आपने देखा कि यहाँ पे आपको हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है. तो यानी कि आफ्टर रिमूवल इसको हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है जो स्टेबल है. तो ये आराम से इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा. व्हाई? बिकॉज आफ्टर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको जो कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है वो हाफ फिल्ड है, स्टेबल है. देन एवरीथिंग वांट्स टू मूव टुवर्ड्स स्टेबिलिटी, ठीक है. तो ये अपना देना चाहेगा. तो यानी इसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो क्या होगी? लो आयनाइजेशन एंथैल्पी. हमसे क्या पूछ रहा है? हाईएस्ट, ठीक है. तो इधर से यानी कि सल्फर एंड फास्फोरस तो हम नहीं लिख सकते, क्योंकि देखिए सल्फर एंड ऑक्सीजन में लोवेस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी आएगा. सिमिलर रीजन यहाँ भी है, ठीक है. अब अगर आप फास्फोरस की बात करें, सॉरी, ओके, अब अगर आप फास्फोरस एंड नाइट्रोजन की बात करें तो इसमें भी सेम चीज है. आफ्टर रिमूवल ये भी इलेक्ट्रॉन नहीं देना पाएगा. बट आपको किसी इन दोनों में से बताना है कि आउट ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, इन दोनों में ऑल्दो कंपेयर टू ऑक्सीजन एंड सल्फर, इन दोनों का आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा. बट आउट ऑफ दीज टू किसका ज्यादा होगा, ठीक है. तो वी नो कि जो आपका नाइट्रोजन होता है वो स्मॉल साइज का होता है, ठीक है. स्मॉल साइज होने के कारण आपका जो न्यूक्लियस होगा, जैसे अगर मैं इसका बनाऊं आपके सामने स्ट्रक्चर, तो दिस विल बी 2s2, ठीक है. 1s में नहीं बना रही हूँ, आउटर मोस्ट बना रही हूँ. ये चले चाहिए 1s2 2s2, मान लीजिए ये 2p3 है, ठीक है. तो इसको ना जानिए, ये वी नो कि इसका जो साइज होगा, ठीक है, आपका स्मॉल साइज होता है, स्मॉल साइज, ठीक है. वी नो ना, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आता है आपका साइज बढ़ने लगता है. तो नाइट्रोजन का साइज आपका स्मॉल है, फास्फोरस आपका कंपैरेटिवली लार्ज साइज का है,
ठीक है। तो लार्ज साइज होने के कारण इसके न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में इतना इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन नहीं रहेगा, इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे लिए कंपैरेटिवली इजी होगा। बट अगर आप नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन में इसके न्यूक्लियस एंड स्मॉल साइज होने के कारण न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो यहाँ से हमारे लिए इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। तो आउट ऑफ दीज टू नाइट्रोजन will have highest ionization enthalpy। रीजन क्या है? It has highest ionization enthalpy। रीजन है आपका because of small size, because of a small size in the group। ग्रुप में सबसे छोटा होता है ये, ठीक है, and completely half filled p suction। ये आपका रीजन है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन ये आपका जो नाइट्रोजन होगा दिस विल हैव हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। आई होप आपको ये समझ में आएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। आपको 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, इनमें से आपसे पूछ रहा कौन सा सही है। अमोनिया की बात कर, अमोनिया का रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग कैरेक्टर और बेस की बात कर रहा है। ओके चलिए, अगर हम हाइड्राइड बना लें ग्रुप 15 का NH3 PH3 SH3 एंटीमनी एंड बिस्मथ, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है, आपका रिड्यूसिंग कैरेक्टर हाइड्राइड का क्या होता है, इंक्रीज करता है। रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीजेस, ठीक है। देखिए अगर आप इन दोनों की मैं बात करती हूँ, ये आपके सामने लेते हैं, ये दो एग्जांपल लेते हैं। अगर आप नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की बात कर लें, ठीक है, एंड बिस्मथ एंड एंटीमनी की बात कर लें, ठीक है, तो आपको पता है कि इन दोनों के बीच में जो साइज का डिफरेंस होगा वो बहुत ज्यादा नहीं है। तो साइज डिफरेंस कम होने के कारण इनके बीच में गुड ओवरलैपिंग होगी, ठीक है, आराम से इनके बीच के ऑर्बिटल्स में गुड ओवरलैपिंग होगी। गुड ओवरलैपिंग होने के कारण इन दोनों का बॉन्ड, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। एंड रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होता है, एबिलिटी टू गिव H+। तो जब इन दोनों का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो ये H+ इजिली नहीं दे पाएगा, ठीक है, तो आपके लिए H+ देना डिफिकल्ट हो जाएगा, डिफिकल्ट टू गिव H+। और जब ये इजिली H+ नहीं दे पाएगा तो हम क्या बोलेंगे कि दिस इज द वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है टू गिव H+। एंड सिंस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो ये इजिली H+ नहीं दे पाएगा, इसलिए दिस विल बी योर वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अब अगर आप बिस्मथ एंड हाइड्रोजन की बात कर ले तो बिस्मथ आपका बहुत बड़ा, क्योंकि जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे आते हैं आपका साइज बढ़ने लगता है, तो बिस्मथ बहुत बड़ा है, हाइड्रोजन छोटा है, और ड्यू टू लार्ज डिफरेंस, साइज डिफरेंस, इनके बीच में नॉट गुड ओवरलैपिंग, नॉट गुड ओवरलैपिंग, साइज डिफरेंस ज्यादा होने के कारण इनके ऑर्बिटल्स में अच्छी ओवरलैपिंग नहीं होंगी, तो वीक बॉन्ड होगा, ठीक है। वीक बॉन्ड होने के कारण वो बहुत आराम से डिसोशिएट कर जाएगा और इजिली आपका H+ दे देगा। दैट्स व्हाई मैंने बोला कि जैसे जैसे आप नीचे आएंगे आपका रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ेगा, क्योंकि आपका जो बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी है वो डिक्रीज कर रहा है, मतलब बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज कर रहा है कि मतलब इजिली ये बॉन्ड टूट जाएगा और H+ आपका इजिली रिलीज हो जाएगा। दैट्स व्हाई उसकी रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमको समझ में आया कि आपका जो नाइट्रोजन है वो क्या है, वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए हाँ ये तो वीकेस्ट है, स्ट्रॉन्गेस्ट ये नहीं होगा, ऑप्शन से एलिमिनेट करेंगे, वीकेस्ट है ये भी हो सकता है, ये मतलब B एंड D तो नहीं होगा। अब NaNC में देखना। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। ओके अगर आप नाइट्रोजन की बात कीजिए तो वी नो ये आपका अमोनिया है, ठीक है। नाइट्रोजन की बात कीजिए तो नाइट्रोजन आपका स्मॉल साइज होता है, ये हमें पता है, पूरे ग्रुप में सबसे स्मॉल होता है, ठीक है। स्मॉल साइज होने के कारण ये जो आपका लोन पेयर प्रेजेंट है,
ठीक है, लोन पेयर क्या है, लोन पेयर इज अवेलेबल इन स्मॉल रीजन, और स्मॉल रीजन में होने के कारण इट कैन बी इजिली अवेलेबल फॉर डोनेशन, easily available for donation. That's why इसका जो वो है बेस है, इसका जो बेसिक नेचर है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो इट इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। बाकी सब में क्या होगा, लाइक फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, इसमें भी लोन पेयर प्रेजेंट है, बट लोन पेयर साइज बड़े होने के कारण डिफ्यूज हो जाते हैं ज्यादा एरिया में, मतलब इट गेट डिफ्यूज ओवर अ लार्जर रीजन, तो लार्जर रीजन में होने के कारण वो इजिली अवेलेबल नहीं हो पाते हैं डोनेशन के लिए, तो इनका जो बेसिक नेचर होता है वो नाइट्रोजन से कम होता है। तो दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, तो विच इज द राइट ऑप्शन, दिस। ठीक है, आपका अमोनिया वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट। ओके, सेम ग्रुप का है ये, ग्रुप 16 का हाइड्राइड है। ठीक है, अगर हम नीचे की तरफ जाएं तो व्हाट वी नो, एटॉमिक मास इंक्रीज करेगा, एटॉमिक मास इंक्रीजेस। ठीक है, तो जैसे जैसे एटॉमिक मास या मोलर मास इंक्रीज करता है तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो इंक्रीज करता है हाइड्राइड्स का। ठीक है, जैसे जैसे आपका मोलर मास, एज यू इफ यू वांट यू मे राइट इट डाउन एज द, बेटर इसको मोलर मास लिख लें, ठीक है, इट्स मोर अप्रोप्रिएट, as molar mass increases, boiling point of hydrides increases. ओके, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होना चाहिए कि आपका ये इसका H2 एंड टेलियम, इसका हाइड्राइड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होना चाहिए और H2 का कम होना चाहिए, बट यहाँ पे एक आपके पास एक्सेप्शन आता है। एक्सेप्शन आपका क्या है, एक्सेप्शन आपका वाटर है। ठीक है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है और इसका रीजन क्या है, रीजन इज ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको पता है ना, FON, इन 3 एलिमेंट से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो इसके पास ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंट होने के कारण ये आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे, मतलब एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे मान लीजिए ये है आपका यू, ऐसे, तो ये इस तरह करके हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ठीक है, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो आपका एक्सेप्शन होता है वाटर, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण इनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है ड्यू टू इंटर, क्योंकि अब आपको इनको अगर बॉईल कराना है तो आपको पहले इनको एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी ना, इनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को भी ब्रेक करने के लिए, दैट्स व्हाई इनका जो वो होता है बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सबसे ज्यादा होता है, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर आप ऑर्डर बताएंगे, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो सबसे ज्यादा तो आपका H2O होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा आपका H2O होगा, फिर उसके बाद जिसका एटॉमिक मास सबसे ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो टेलियम का है, तो ये टेलेनियम, सेलेनियम का, अरे सॉरी, देन लास्ट में सल्फर का, तो दिस इज द ऑर्डर। अब आपसे क्या पूछा था, आपसे पूछा था लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो लोवेस्ट किसका है, H2S, so this is the right answer. Okay, चलिए let's move to next question. Next question is saying which of the following xenon fluoride of xenon cannot be formed, cannot,
ठीक है, चलिए जेरेन में कितना होता है, आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आप 2 फ्लोरीन लगा दें यू, इसका स्ट्रक्चर बनाइए 1 2 3 कैसे बताया, sp1 p2 p3 d, sp3d इसका हाइब्रिडाइजेशन है तो कैसा है, टीपीपी टाइप बनेगा, लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे एंड आपका एलिमेंट ये, तो ये तो बन गया, दिस इज पॉसिबल। लेट्स सी दूसरा वाला 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 से कनेक्ट करना 1 2 3 4, 4 फ्लोरीन से आपने कनेक्ट किया, इसको बॉन्ड्स को बनाया, कितना हाइब्रिडाइजेशन है, sp1 p2 p3 d1 d2 sp3 d2, यानी कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल आप पहले बना लीजिए 1 2 3 4 ऐसा होता है ऑक्टाहेड्रल। लोन पेयर कहाँ लगाएंगे, ऐसे पोजीशन पे जहाँ पे उनमें मैक्सिमम मतलब डिस्टेंस हो ताकि मिनिमम रिपल्शन हो, तो आपने दोनों इस पोजीशन पे लगा दिया, एकदम दूर है ना एक दूसरे से, ये भी आपका पॉसिबल है, ये भी बन गया। लेट्स सी आला 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 से 1 2 3 4 5 and 6, let's see sp1 p2 p3 d1 d2 d3, ठीक है, पेंटागोनल बाय पिरामिडल, ये है आपका। चलिए बनाइए 1 2 3 4 5 6 और एक ऐसे, ये पेंटागोनल, ठीक है, ये आपका बन गया। ये भी पॉसिबल है, लेट्स सी दिस xz 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3। अब देखें दो तो लोन पेयर बन गया, बट ये एक एक्स्ट्रा है, कैन यू सी दिस वन, तो आपको यहाँ पे आप हाइब्रिडाइजेशन ही निकाल सकते हैं, तो इसलिए ये वाला जो आपका है ये नहीं बनेगा। और आपसे पूछा था विच कैन नॉट बी फॉर्म, तो दिस xenon फ्लोराइड इट कैन नॉट बी फॉर्म, ठीक है। ऐसे आपका अगर Xg5 होता वो भी नहीं बनता, कैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 1 फ्लोरीन 2 3 4 एंड 5, ये देखिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचा, तो ऐसे Xgf5 भी अगर होता तो ये भी आप नहीं बना पाते हैं। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। चलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, सबसे पहले तो वो समझते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो ऑक्सीडाइजेस अदर्स, दूसरे का तो वो ऑक्सीडेशन करेंगे बट खुद का रिडक्शन करेंगे, ऑक्सीडाइजेस अदर्स एंड रिड्यूसेस इटसेल्फ, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो दूसरे का ऑक्सीडेशन करेंगे और खुद का रिडक्शन करेंगे। ऑक्सीड रिडक्शन मींस व्हाट, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी अगर आपका जितना ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा उतना ज्यादा आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, राइट। तो यहाँ पे वी कैन राइट मोर reduction potential more strong oxidizing agent, जितना ज्यादा आपका रिडक्शन पोटेंशियल होगा, रिडक्शन पोटेंशियल यानी रिडक्शन करने की क्षमता, जितनी ज्यादा आपका रिडक्शन करने की क्षमता होगी उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ठीक है। तो अगर आप बात कीजिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो वी नो कि जो आपका फ्लोरीन होता है इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। इसकी क्यों, क्योंकि इसके पास हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है एंड हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है,
तो इन दोनों के कारण ये इलेक्ट्रॉन को बहुत इजीली अपनी तरफ गेन कर लेता है, मतलब बहुत इजीली गेन कर लेगा, तभी इनका रिडक्शन एफिनिटी, तभी इनका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है। तो ये सबसे अच्छा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो फ्लोरीन, दिस इज द राइट आंसर। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको सोल्यूशन समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी भी एक मेंशन होगी। आपके अपने कोई पर्सनल डाउट है या इस वीडियो के सोल्यूशन से रिलेटेड कोई डाउट है, यू कैन mail me that. If you have your particular questions जो आपसे नहीं solve हो रहे या you want me to solve that, so you can send me on mail. I'll like write the solution and send back it to you. Otherwise मैं video में उसको involve कर लूंगी, ठीक है? So thank you so much for watching and keep studying. Thank you.